तो आज का जो सवाल है वो सुनने में तो बहुत सीधा सा लगता है। रामायण का काल आखिर कब का है? और ये सवाल जितना सीधा लगता है, इसका जवाब उतना ही गहरा है। हाँ बिल्कुल, ये एक ऐसी पहेली है जिसे सदियों से विद्वान, इतिहासकार और अब तो वैज्ञानिक भी सुलझाने में लगे हैं। सही बात है। तो आज की हमारी ये जो गहन पड़ताल है वो इसी सवाल के दो पहलुओं को खंगालेगी। क्या ये सिर्फ एक पौराणिक कथा है या इसके पीछे कोई ठोस ऐतिहासिक सबूत भी हैं? और ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये सिर्फ एक तारीख खोजने की बात नहीं है। हाँ, ये असल में आस्था, विज्ञान और इतिहास के संगम को समझने की एक कोशिश है। जब हम रामायण के काल की बात करते हैं तो हम सिर्फ एक कहानी की उम्र नहीं पूछ रहे होते। हम भारतीय संस्कृति की चेतना की गहराइयों में उतर रहे होते हैं। बिल्कुल। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं। सबसे पहले पौराणिक मान्यताओं को समझते हैं। हमारी परंपरा और ग्रंथ रामायण को समय के किस खंड में रखते हैं? देखिए, पौराणिक परंपरा में जो समय की अवधारणा है वो सीधी रेखा में नहीं चलती। अच्छा। हाँ, वो चक्रों में घूमती है, जिन्हें युग कहा जाता है। 4 युग हैं: सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग जो अभी चल रहा है। ठीक है। तो हमारे जो सबसे प्रामाणिक ग्रंथ है, जैसे वाल्मीकि रामायण, विष्णु पुराण, भागवत पुराण, ये सभी एकमत से कहते हैं कि भगवान राम का अवतार त्रेता युग में हुआ था। त्रेता युग यानी महाभारत के काल, यानी द्वापर युग से ठीक पहले का युग। बिल्कुल। तो ठीक है, त्रेता युग। लेकिन अगर हम आज के कैलेंडर से देखें तो ये कितना पुराना हुआ? मतलब हम समय में कितना पीछे जा रहे हैं? यहीं पर आके पैमाना इतना विशाल हो जाता है कि उसे एक बार में समझना थोड़ा मुश्किल लगता है। पौराणिक काल गणना के अनुसार अकेले त्रेता युग की अवधि ही लगभग 12,96,000 वर्ष है। 12,96,000? जी। और हम ये जानते हैं कि कलयुग का आरंभ लगभग 3,102 ईसा पूर्व में हुआ था। तो अगर हम इस हिसाब से पीछे जाएं, द्वापर युग और फिर त्रेता युग तक, तो रामायण का समय आज से 50 लाख वर्ष या उससे भी पहले पहुंच सकता है। 50 लाख वर्ष? एक मिनट, ये तो मानव सभ्यता के ज्ञात इतिहास से भी कहीं ज्यादा है। हाँ। तो क्या इसका मतलब ये है कि हमें इसे एक शाब्दिक ऐतिहासिक तथ्य के रूप में नहीं देखना चाहिए? ये किसी और चीज का प्रतीक है? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। यहीं पर हमें इस दृष्टिकोण की असल भावना को समझना होता है। अच्छा। ये जो विशाल गणना है, ये असल में दैवीय और प्रतीकात्मक समय की अवधारणा पर आधारित है। ये एक तरह की कॉस्मिक घड़ी है। कॉस्मिक घड़ी? हाँ, जो वर्षों या सदियों में नहीं बल्कि धर्म और अधर्म के संतुलन में समय को मापती है। तो इस नजरिए से रामायण कोई 21वीं सदी की इतिहास की किताब नहीं है, बल्कि एक दार्शनिक ग्रंथ है। बिल्कुल, जो ये कहता है कि ये घटना मानवता के एक बहुत ही प्राचीन दौर में घटी, जब दुनिया के नैतिक मापदंड आज से बहुत अलग थे। तो अगर मैं इसे ठीक से समझ रहा हूं तो पौराणिक घड़ी एक नैतिक घड़ी है, ना कि ऐतिहासिक। ये हमें बताती है कि ये घटना धर्म के किस स्तर पर हुई, ना कि किस कैलेंडर वर्ष में। ये तो समय को देखने का एक बहुत ही दिलचस्प तरीका है। बिल्कुल, आपने इसके सार को पकड़ लिया है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा पहला सुराग। अब यहां से बात और भी दिलचस्प हो जाती है। हाँ। चलिए अब दूसरे तरह के सुरागों को देखते हैं। क्या रामायण के ग्रंथ में ही ऐसे कोई संकेत छिपे हैं जिन्हें आज के वैज्ञानिक तरीकों से परखा जा सके? मतलब कोई वेरिफाइबल डेटा? हाँ, और यही बात वाल्मीकि रामायण को असाधारण बनाती है। महर्षि वाल्मीकि सिर्फ कहानी नहीं कह रहे थे, वो एक असाधारण पर्यवेक्षक भी थे। अच्छा। किस तरह से? उन्होंने ग्रंथ में कई जगहों पर उस समय के आकाश का, ग्रहों नक्षत्रों की स्थिति का, सूर्य चंद्र ग्रहण का, यहाँ तक कि ऋतुओं का भी बहुत सटीक वर्णन किया है। ये तो ऐसा हुआ जैसे कहानी के साथ साथ एक एस्ट्रोनॉमिकल लॉगबुक भी तैयार की हो। आप बिल्कुल कह सकते हैं। कोई खास उदाहरण है जो इस बात को और पुख्ता करता हो? सबसे प्रसिद्ध और शायद सबसे मजबूत उदाहरण भगवान राम के जन्म के समय का है। वाल्मीकि रामायण में एक श्लोक है जो साफ साफ बताता है कि उनके जन्म के समय सूर्य मेष राशि में था, चंद्रमा पुनर्वसु नक्षत्र में था और 5 ग्रह सूर्य, मंगल, गुरु, शुक्र और शनि अपनी अपनी उच्च राशि में थे। ये कोई सामान्य काव्यात्मक वर्णन नहीं है जैसे आसमान तारों से भरा था। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो एक बहुत ही विशिष्ट, गणितीय रूप से सटीक खगोलीय विन्यास है। एकदम सही।
तो ये तो एक तरह से उस समय के आकाश का फिंगरप्रिंट हुआ। तो क्या आज के वैज्ञानिकों ने इस फिंगरप्रिंट को हमारे इतिहास में खोजने की कोशिश की है? जी हाँ, बिल्कुल। और यहीं पर प्राचीन ग्रंथ और आधुनिक विज्ञान का संगम होता है। शोधकर्ताओं ने नासा के प्लैनेटेरियम सॉफ्टवेयर जैसे उन्नत उपकरणों का इस्तेमाल किया है। अच्छा, ये सॉफ्टवेयर क्या करते हैं? ये हमें समय में हजारों साल पीछे जाने और ये देखने की सुविधा देते हैं कि किसी भी तारीख को पृथ्वी से आकाश कैसा दिखता था। क्या बात है। तो उन्होंने वाल्मीकि के इस वर्णन को सॉफ्टवेयर में डालकर ये खोजना शुरू किया कि इतिहास में ये अनोखा संयोग आखिर बना कब था। और नतीजे क्या निकले? क्या कोई एक सटीक तारीख मिली? देखिए, यहाँ हमें विज्ञान की प्रक्रिया को समझना होगा। अलग अलग शोधों से थोड़े अलग नतीजे आ सकते हैं। एक बहुत ही प्रमुख शोध ने इस खगोलीय स्थिति की तारीख 10 जनवरी 5114 ईसा पूर्व निकाली। 5114 ईसा पूर्व? हाँ, उस दिन दोपहर के समय अयोध्या के ऊपर आकाश में ग्रहों की स्थिति ठीक वैसी ही थी जैसी वाल्मीकि ने बताई है। कुछ अन्य शोधकर्ताओं ने अपनी गणनाओं के आधार पर 7323 ईसा पूर्व या 4436 ईसा पूर्व जैसी तारीखें भी दी हैं। लेकिन इन तारीखों में इतना बड़ा अंतर क्यों है? मतलब 2000 साल से भी ज्यादा का। इससे इस तरह की विश्वसनीयता पर सवाल नहीं उठता? ये एक बहुत ही जायज सवाल है। इस अंतर का मुख्य कारण एक खगोलीय घटना है जिसे अयन चलन या प्रिसेशन ऑफ द इक्विनॉक्सेस कहते हैं। ये क्या होता है? सरल शब्दों में कहें तो पृथ्वी अपनी धुरी पर एक लट्टू की तरह हल्का सा डगमगाती है और इस डगमगाने का एक पूरा चक्र लगभग 26,000 वर्षों में पूरा होता है। अच्छा। इस वजह से हजारों सालों में आकाश में नक्षत्रों की स्थिति थोड़ी बदल जाती है। तो अलग-अलग सॉफ्टवेयर इस वॉबल के लिए थोड़े अलग सुधार लागू करते हैं जिससे अंतिम तारीखों में कुछ अंतर आ जाता है। समझ गया। लेकिन महत्वपूर्ण बात ये नहीं है कि सटीक तारीख क्या है। महत्वपूर्ण यह है कि ये सभी वैज्ञानिक गणनाएं अलग-अलग तरीकों के बावजूद हमें एक ही कालखंड की ओर इशारा कर रही हैं। कौन सा कालखंड? आज से लगभग 7 से 9,000 साल पहले का समय। ये वाकई दिलचस्प है। तो आसमान के सुराग हमें 7000 से 9000 साल पहले ले जा रहे हैं, लेकिन जमीन पर भी कोई सबूत है? क्या अयोध्या या दूसरी जगहों की खुदाई से कुछ मिला है? बिल्कुल, और ये इस पहेली का दूसरा अहम हिस्सा है। अगर हम अयोध्या की बात करें तो वहां भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण मतलब ASI की खुदाई में एक बहुत प्राचीन और निरंतर मानव बसावट के प्रमाण मिले हैं। अच्छा, कितने पुराने? पुरातत्वविद बीबी लाल ने अपनी खुदाई में जो सबसे पुरानी परतें खोजी वो लगभग 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व की थीं। वहां से एक खास तरह के बर्तन मिले जिन्हें उत्तरी कृष्ण मार्जित मृद भांड कहते हैं। नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिशवेयर। जी, ये उस दौर की एक बहुत ही उन्नत और शहरी संस्कृति का प्रतीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि भले ही हमें सीधे तौर पर रामायण काल का अवशेष ना मिला हो, पर यह तो तय है कि अयोध्या कोई काल्पनिक जगह नहीं है। हाँ, बिल्कुल। वो एक बहुत ही प्राचीन और महत्वपूर्ण शहर रहा है। ये उस खगोलीय टाइमलाइन के दायरे में आता है। सही बात है। अब बात करते हैं राम सेतु की, जिसे एडम्स ब्रिज भी कहते हैं। हाँ, जो भारत और श्रीलंका के बीच है। जी। ये चूना पत्थर की चट्टानों की एक 48 किलोमीटर लंबी श्रृंखला है। भूवैज्ञानिक अध्ययन और सैटेलाइट इमेजरी से पता चलता है कि ये एक प्राकृतिक संरचना है। लेकिन क्या? सबसे दिलचस्प बात है इसकी उम्र। कई भूवैज्ञानिक अध्ययनों ने इसकी अनुमानित आयु लगभग 7,000 से 8,000 वर्ष पुरानी बताई है। एक मिनट, ये तो बहुत बड़ा संयोग है ना? भले ही ये संरचना प्राकृतिक हो, लेकिन इसकी उम्र ठीक उसी समय से मेल खा रही है जो हमें खगोलीय गणनाओं से मिल रही थी। यही बात इसे इतना महत्वपूर्ण बनाती है। यह एक परिस्थितिजन्य साक्ष्य की तरह है। और इसके अलावा श्रीलंका में भी कई ऐसे प्राचीन स्थल हैं जैसे अशोक वाटिका, रावण के महल के खंडहर, जिनका भूगोल और स्थानीय परंपराएं वाल्मीकि के वर्णन से काफी मेल खाती हैं। तो जब हम आसमान का डेटा, जमीन के पुरातात्विक सबूत और भूवैज्ञानिक समय सीमा को एक साथ रखते हैं तो एक तस्वीर उभरने लगती है। हाँ, जो रामायण को एक ठोस ऐतिहासिक कालखंड में स्थापित करती है। तो इन सभी सबूतों को एक साथ रखकर आधुनिक इतिहासकार क्या निष्कर्ष निकालते हैं? उनका नजरिया क्या है? ज्यादातर आधुनिक इतिहासकार इन सभी सबूतों को मिलाकर एक संतुलित रास्ता निकालते हैं। वो रामायण को एक इतिहास आधारित महाकाव्य मानते हैं। हिस्ट्री बेस्ड एपिक, इसका क्या मतलब हुआ?
इसका मतलब यह है कि इसकी जो मूल कथा है वो शायद किसी वास्तविक ऐतिहासिक घटना या किसी शक्तिशाली राजा के जीवन पर आधारित हो सकती है। अच्छा। और फिर हजारों सालों के दौरान उस मूल घटना में काव्यात्मकता, प्रतीक, दार्शनिक तत्व, नैतिक शिक्षाएं, ये सब जुड़ता चला गया और उसने एक महाकाव्य का रूप ले लिया। तो अगर हम एक आम सहमति की बात करें तो इतिहासकारों के बीच समय सीमा क्या मानी जाती है? ज्यादातर इतिहासकार रामायण की मूल घटनाओं का काल लगभग 5000 से 8000 वर्ष पूर्व के बीच मानते हैं। अच्छा, ये वो समय सीमाएं हैं जहां खगोलीय गणनाएं, भूवैज्ञानिक प्रमाण और पुरातात्विक संकेत एक दूसरे से मिलते हुए दिखाई देते हैं। बिल्कुल। तो इस सारी जानकारी का क्या मतलब निकाला जाए? एक तरफ हमारे पास लाखों वर्ष पुरानी पौराणिक मान्यता है और दूसरी तरफ लगभग 7 से 8000 साल पुराना वैज्ञानिक अनुमान। ये दोनों तो बिल्कुल अलग दुनिया की बातें लगती हैं। क्या हमें इनमें से किसी एक को चुनना होगा? मुझे नहीं लगता कि हमें इसे एक चुनाव की तरह देखना चाहिए। यहीं पर आकर हमें दोनों दृष्टिकोणों का सम्मान करते हुए एक बड़ा निष्कर्ष निकालना होगा। मतलब ये एक दूसरे के विरोधी नहीं है? बिल्कुल नहीं। ये एक ही सत्य को देखने के दो अलग-अलग लेंस हैं, दो अलग-अलग नजरिए हैं। अच्छा, इसे थोड़ा और समझाइए। देखिए, जो पौराणिक दृष्टि है, जो इसे त्रेता युग का बताती है, वो एक आध्यात्मिक लेंस है। वो ब्रह्मांड के नैतिक चक्रों की बात करती है। वो कब से ज्यादा क्यों पर ध्यान देती है कि ऐसी घटना क्यों घटी, उसका नैतिक संदेश क्या था। बिल्कुल। और वहीं दूसरी ओर जो वैज्ञानिक दृष्टि है, वो एक ऐतिहासिक लेंस है। वो खगोलीय और भूवैज्ञानिक प्रमाणों के आधार पर कब और कहाँ के सवालों का जवाब देने की कोशिश करती है। तो ये कहना सही होगा कि प्राचीन भारतीय चिंतन में ये दोनों विचार एक साथ मौजूद रह सकते थे। हाँ, बिल्कुल। मतलब एक कहानी ऐतिहासिक रूप से किसी वास्तविक अतीत से जुड़ी हो सकती है और साथ ही साथ वो धर्म और नैतिकता के लिए एक शाश्वत रूपक भी हो सकती है। आपने एकदम सही समझा। शायद यही इस चर्चा का सबसे महत्वपूर्ण सार है। अंत में रामायण का असली महत्व उसकी तारीख से कहीं ज्यादा उसके आदर्शों, मर्यादा और जीवन मूल्यों में निहित है ना? सही बात है। राम का चरित्र, सीता का त्याग, हनुमान की भक्ति, ये वो मूल्य हैं जो हजारों सालों से सभ्यता को प्रेरित करते आए हैं। बिल्कुल। चाहे ये घटना 7000 साल पहले हुई हो या 7 लाख साल पहले, इसका संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है। आज की इस पड़ताल से वाकई रामायण के समय पर दो अलग-अलग लेकिन